हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्लेज ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज अ थंबनेल एंड इज यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड्स। पावर पॉइंट में जो व्यू प्रेजेंटेशन होता है उसमें प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पे दिखाने के लिए या डिस्प्ले करवाने के लिए और स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने के लिए हम एक कौन सा व्यू यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको काफ़ी सारे व्यूज़ बताए थे। नॉर्मल व्यू भी होता है, इसमें स्लाइड शो व्यू भी होता है और स्लाइड सॉर्टर व्यू भी होता है। तो देखो ये बात क्या कर रहे हैं, रीअरेंज करने का। और जब हम किसी भी चीज़ों को सॉर्ट करते हैं, भाई जो पेज पहले है उसे पहले लगाएंगे, जो बाद का है उसे बाद में लगाएंगे, ये व्यू होता है स्लाइड सॉर्टर। और इसमें आपको प्रत्येक पेज कैसा दिखेगा, थंबनेल की तरह दिखेगा। ठीक है, आपको इस तरीके से पेजेस दिखेंगे। और जैसे मान लेते हैं इस पेज का नंबर था 4, 3, 2, 1। 4 नंबर वाला जो पेज है वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इस जगह आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको वापस से रीअरेंज कर सकते हैं। नए वाले सिस्टम में पेजेस कैसे अरेंज होंगे, पहला पेज यहाँ पे, देन 4, देन 2 और 3rd नंबर पेज हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, इस तरीके से हम इन पेजेस को, इन स्लाइड्स को सॉर्ट भी कर सकते हैं, रीअरेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। जैसे अपनी एक डिस्प्ले है, डिस्प्ले के ऊपर आप पॉइंट करोगे और कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस का मतलब यही हो गया। प्रिंटर तो एक आउटपुट डिवाइस होती है जो पेज हमें प्रोवाइड करवाएगी हार्डवेयर के रूप में। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, बट वो एज अ फ़ोटो अपने अंदर स्कैन कर लेता है और हमें एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में वो कॉपी दिखाने लग जाता है। माउस कैसी डिवाइस होती है, माउस होती है जिसे हम स्क्रीन पे कहीं पे भी मूवमेंट इसका करवा सकते हैं, इससे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। और मोस्ट पॉपुलर जो हमारी पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है वो भी हम माउस को ही बोलते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DTP इज़ ए कंप्यूटर एब्रीविएशन इज़ यूजुअली मीन्स। यहाँ पे जो DTP बोला है इसका हमें मतलब बताना है कि क्या होता है। और DTP को मैंने आपको पीछे क्वेश्चंस में बताया हुआ भी है। DTP एक तरह का सॉफ्टवेयर है और जिसे हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अब आप इसमें कोई भी तरह के डॉक्यूमेंट बना सकते हो। आप नॉर्मल टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट बना सकते हो, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग दे सकते हो, इसमें पिक्चर्स भी लगा सकते हो, इसमें टेक्स्ट को आप अच्छे से अरेंज भी कर सकते हो। आपको कोई पम्पलेट तैयार करना है जिसमें कुछ एड्स होनी चाहिए, आपका जो भी बिज़नेस का मॉडल है वो पूरा का पूरा आप उस पम्पलेट में दे के प्रिंटिंग करवाना चाहते हो, वो भी आप DTP में कर सकते हो। तो कॉमनली क्या होता है, डॉक्यूमेंट को तैयार करवाने के लिए हम DTP सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका फुल फॉर्म है। प्रोग्रामिंग नहीं है, डिजिटल टाइप प्रोग्राम नहीं है, डॉक्यूमेंट टॉप पब्लिशिंग नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। और डेस्कटॉप आपको पता है कि हम किसको बोलते हैं, जो चीज़ हम डेस्क के, मेज के ऊपर रखते हैं, डेस्कटॉप, उसमें हम पब्लिशिंग करवाना चाहते हैं कुछ, है ना। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस यू लोड द सूटेबल प्रोग्राम। एक बार आप अपना जो सूटेबल प्रोग्राम है उसे लोड कर लोगे, देन उसे प्रोवाइड करवाओगे जो डेटा उसको रिक्वायर्ड है, और कंप्यूटर डज नॉट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन। बाद में उस कंप्यूटर को ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है, ह्यूमन के इंटरवेंशन की, मतलब बीच बीच में ह्यूमन कुछ ना कुछ करता रहे, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इस फीचर को हम क्या बोलेंगे। तो ये कंप्यूटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें ही वापस से क्वेश्चन पूछा गया है। और चारों शिफ्ट के पेपर में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आया है। एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सेटिलिटी, ऑटोमेटिक। वर्सेटिलिटी का मतलब वो कोई भी काम कर सकता है, गणना भी कर सकता है, गेम भी खेल सकता है, गेम चलाने में भी सक्सेसफुल है, प्रोग्रामिंग करने में भी वो सक्सेसफुल है, पेंट भी चला सकता है, एडिटिंग भी कर सकता है, गाने भी चला सकता है, मूवी भी चला सकता है, किसी भी तरह का काम कर सकता है। रिलायबल मतलब उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है और हमें ये पता है कि एक बार जो कंप्यूटर सही आउटपुट दे रहा है तो
को दिया गया हर तरह का इनपुट हमेशा वो हमें आउटपुट करेक्ट देगा। ये विश्वसनीयता है, मतलब रिलायबल है एक तरह से। एक्यूरेसी, जो भी कंप्यूटर काम करेगा वो पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ करेगा। उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि किसी भी तरह से कंप्यूटर के ऊपर हम शक नहीं कर सकते। और जो फीचर यहाँ पे दिया है कि आप उपयुक्त प्रोग्राम को और ज़रूरी डेटा को उपलब्ध करवा देते हो और बाद में कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की, इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, ये फीचर होता है ऑटोमेटिक। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि आपने एक बार जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दी, किसी भी मशीन को आपने इंस्ट्रक्शन दे दी, बाद में वो अपना काम खुद करता रहेगा। बीच बीच में आपको उसको संभालने की ज़रूरत नहीं है कि वो अपना काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, अगर हम हमारे कपड़े धुलवाने के लिए किसी को देते हैं तो हम उसको 4 बार जाके संभालेंगे भाई वो सही से धो रहा है या नहीं धो रहा है। ऐसा नहीं हो कि वो ज़्यादा सर्फ यूज़ कर ले, ऐसा नहीं हो कि वो कोई महंगे कपड़े हैं उनको अच्छे से ना धोए, उसको धूप में ना सुखा दे, तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। बट अगर बात करें वॉशिंग मशीन की, तो उसके अंदर जब हमने पूरे के पूरे हमारे कपड़े डाल दिए और हमने एक टाइमर सेट कर दी 5 मिनट तक अब ये कपड़े धुलेंगे, उसके बाद हमें टेंशन नहीं है, वो 5 मिनट तक धो के उस मशीन को बंद भी कर देगा। ये होता है ऑटोमेटिक फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डायनामिक रैम नीड टू बी। अब रैम जो है वो डायनामिक भी होती है और रैम एक होती है स्टैटिक रैम भी होती है। डायनामिक रैम के अंदर देखो, ये जो बनी होती है इसके अंदर कैपेसिटर्स होते हैं, इसके अंदर कुछ बैटरी होती है ना, उनको हम कैपेसिटर बोलते हैं, और ये अपने अंदर थोड़ी थोड़ी एनर्जी रखते हैं ताकि रैम अपना डेटा लॉस ना करे, रैम को कंटिन्यूसली पावर मिलती रहे। क्योंकि आपको पता है रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है और अगर इसके पास से 1 सेकंड के लिए भी, 1 सेकंड के भी छोटे से हिस्से के लिए भी अगर लाइट चली जाए तो ये अपना डेटा लॉस कर देती है। इस वजह से हमने एक डी रैम का कॉन्सेप्ट हम लेके आए जिसे हम बोलते हैं डायनामिक रैम, और इस रैम में हमने कुछ कैपेसिटर लगा दिए। आपको ये टेंशन नहीं लेनी कैपेसिटर क्या होता है, ये क्या होता है, मैं आपको जस्ट एक याद रखने के लिए बता रही हूँ कि एग्जैक्टली इसके अंदर होता क्या है। और ये कैपेसिटर भी क्या होते हैं, कुछ टाइम के लिए ही उस लाइट को या फिर कहते हैं उस पावर को होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही ये कैपेसिटर अपना पावर लॉस करेगा थोड़े टाइम के बाद, तो हमें इस रैम को वापस रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ेगी और रिफ़्रेश करते ही ये कैपेसिटर वापस चार्ज हो जाएगा, है ना। इस वजह से हमें डी रैम को बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर की गई है उसके लिए हमें ज़रूरत है चेक करने की, उसको चेंज करने की, उसको रिफ़्रेश करने की, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो भी देखो, इसका हिंदी में नाम भी है गतिक रैम, कि उसको गति देना, उसको एनर्जी देना। इस रैम में, डायनामिक रैम में भंडारित सूचनाओं को डैश करना ज़रूरी है, उसको नियमित रूप से रिफ़्रेश करना ज़रूरी है। रिफ़्रेश पीरियोडिकली इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का हमें वर्जन पूछा गया है, एक कौन सा नहीं है, ठीक है। विंडोज़ एक्सपी वर्जन है, विंडोज़ विस्टा भी इसका एक वर्जन है, विंडोज़ 9, देखो विंडोज़ 8 के बाद में विंडोज़ ने 9 वर्जन नहीं लॉन्च किया, उसके बाद इसने डायरेक्ट किया था 10 को लॉन्च। तो ये हमें ऑप्शन ध्यान रखना है। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, या तो आप विंडोज़ के जितने भी वर्ज़न हैं उनको ईयर वाइज, लाइन वाइज लिख लो, और एक आप वर्ज़न लिख लेना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जिसमें वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, MS एक्सेस आता है, इसके भी वर्ज़न है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं कि 1-2 वर्ज़न इसके दे देंगे और एक दे देंगे विंडोज़ का, और ये पूछेंगे कि कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ज़न नहीं है। और ये सेम क्वेश्चन विंडोज़ के साथ भी आ सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट का कोई वर्ज़न उठा के इसमें डाल देंगे और पूछेंगे कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल नहीं है। ये काम आप भी कर सकते हो, अदरवाइज़ मुझे भी जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इस चीज़ के ऊपर एक पूरा का पूरा एक वीडियो बना दूँगी जिसमें हम इन दोनों के वर्ज़न को अलग अलग से देख लेंगे। और ये ज़रूरी है, इसमें से क्वेश्चन आता है तो आप इसको थोड़ा सा लाइटली मत लेना, इसके ऊपर आप काम करना, आपको एक क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज़ यूज़र प्रोग्रामेबल।
कौन सी एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो यूज़र प्रोग्रामेबल है, मतलब यूज़र क्या है उसको डायरेक्ट यूज़ करता है, यूज़र के दिए गए इनपुट को वो डायरेक्ट रिसीव कर लेती है। डम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, वीडीटी और इंटेलिजेंट टर्मिनल। बात यहाँ पे सिर्फ एक टर्मिनल की हो रही है, मतलब एक डिस्प्ले यूनिट की, और बात हो रही है इनपुट देने की। तो कौन सी एक ऐसा टर्मिनल है, कौन सी एक ऐसी डिस्प्ले है जिसके थ्रू हम इनपुट भी दे सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है डम टर्मिनल। डम देखो बेवकूफ़ है ना। डम टर्मिनल का काम सिर्फ क्या होता है? सिर्फ आउटपुट दिखाना। वो सिर्फ आउटपुट को दिखा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेन्स होती हैं, उनके नंबर लिखे होते हैं, साथ में उनका टाइमिंग दिया होता है कि वो कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, कितने बजे का उसका टाइम है। ये जो इस तरह के टर्मिनल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डम टर्मिनल। इनका काम सिर्फ क्या होता है? पिक्चर को दिखाना, एक आउटपुट को दिखाना। बात करें स्मार्ट टर्मिनल की, तो जैसे एटीएम मशीन्स हो गई, या फिर पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, जैसे आप उसके अंदर क्या करोगे, हमारे वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है बट कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह ये जो चीज़ें होती है, दूध हो गया, ये सब मशीन के अंदर रखे हुए होते हैं। आप इसमें जो भी चीज़ आपको लेनी है, पूरी बड़ी सारी मशीन होती है, इसके अंदर ही पूरा सामान रखा हुआ होता है। यहाँ पे एक छोटी सी डिस्प्ले लगी होती है, जहाँ पे जैसे आपको दूध लेना है तो आप एक बटन को प्रेस कर दो और जितने पैसे हैं वो टोटल करके आपको दिखाएगा। आप नीचे वाले यहाँ पे एक बॉक्स में रुपए डालने की जगह होती है, वहाँ पे आप रुपए डाल दो, वो कैलकुलेट करके थोड़ी देर के बाद में आपको यहाँ से वो दूध का पैकेट दे देगा। ये होती है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। इनमें भी स्मार्ट टर्मिनल लगे होते हैं। ये जो टर्मिनल होता है ये होता है स्मार्ट टर्मिनल, मतलब ये कीबोर्ड का भी यूज़ करता है और साथ में आपको डेटा दिखाता भी है, आउटपुट भी दिखाता है, तो ये दोनों ही काम कर लेता है। वीडीटी सिंपल वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल होता है, जो हम डेस्कटॉप में या जहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। वीडीटी भी आपने नाम सुना होगा, इसका फुल फॉर्म देख लो, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। ये हम अभी डेस्कटॉप जो हमारे कंप्यूटर है उनमें भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी जगह पे हम इनको यूज़ करते हैं। और इंटेलिजेंट टर्मिनल कौन से होते हैं? तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे हमारी टैबलेट, जिस टर्मिनल के अंदर ही मेमोरी भी होती है, प्लस इसमें अपना एक प्रोसेसर भी लगा होता है। प्रोसेसर का मतलब एक इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी लगी होती है, और साथ में ये खुद अपने इनपुट आउटपुट काम सब कर सकता है। यहाँ पे ये इनपुट भी ले सकता है स्क्रीन से, आउटपुट भी दे सकता है और कैलकुलेशन भी कर सकता है। बहुत सारी चीज़ों में ये काम भी आ सकता है। इसे हम एज अ माइक्रो कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इंटेलिजेंट टर्मिनल। और ऐसा कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो यूज़र प्रोग्रामेबल है? तो वो हमारा हो जाएगा इंटेलिजेंट टर्मिनल। यहाँ पे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पटवारी के एग्ज़ाम में 2017 में पूछा गया था कि डम टर्मिनल के अंदर हम इनपुट कैसे देते हैं। अगर आपको इसमें इनपुट देना है तो आप मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड इनपुट डिवाइस को ही इसके साथ कनेक्ट करके इनपुट दे पाओगे। ठीक है, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। स्मार्ट टर्मिनल का तो एग्जाम्पल ही एटीएम है, और एटीएम की स्क्रीन के ऊपर भी काम कर सकते हैं, साइड में एक हमें कीबोर्ड भी दिया होता है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे काम कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 8, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम इज़ कॉल्ड। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही, इस क्वेश्चन को सही करने के लिए हमें बस ये वर्ड ज़रूरी है कि एक बार में ही मशीन भाषा में चेंज कर देता है। यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 लाइन का कोड है ये, और ये पूरा का पूरा कोड लिखा गया है हाई लेवल लैंग्वेज में, मतलब या तो सी में, जावा में, C++ में, कोई भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है आपका। तो कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसलिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने हैं उसके लिए हम इस पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देते हैं 0101 में। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 01 की लैंग्वेज जानता है और इस लैंग्वेज को बोला जाता है मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? उसके लिए हमारे पास हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इन्हें लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोला जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है असेंबलर,
एक होता है इंटरप्रीटर और एक होता है कंपाइलर। देखो असेंबलर अपने काम को लेके बहुत ही क्लियर है। असेंबलर सिर्फ उस प्रोग्राम को ही कन्वर्ट करेगा जो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया हो। असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को अगर हमें कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में तो हम किस लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं? असेंबलर का। बात करें इंटरप्रेटर और कंपाइलर की, तो देखो इंटरप्रेटर क्या करता है, इस एक लाइन को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद इसको 0101 में चेंज करेगा और कंप्यूटर को दे देगा। फिर इस लाइन को पढ़ेगा, इसे भी 010110 में चेंज करेगा और इसको दे देगा कंप्यूटर को। फिर इस लाइन को पढ़ेगा, फिर 001101 में चेंज करके कंप्यूटर को दे देगा। मतलब इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन कोड को चेंज करता है, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन भाषा के अंदर। और कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर इस पूरे प्रोग्राम को पहले चेंज करेगा 0101 की लैंग्वेज में। तो मान लेते हैं यहाँ पे उसने पूरे प्रोग्राम को एक साथ में चेंज कर दिया 0101। इस तरीके से बहुत सारे, हमें सिर्फ अगर देखेंगे तो 0101 ही दिखेगा। और इस पूरे कोड को चेंज करने के बाद कंपाइलर इस पूरे कोड को क्या करेगा? कंप्यूटर को प्रोवाइड करवा देगा। अब देखो हमें क्वेश्चन समझ आएगा कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ में ही मशीन भाषा में चेंज करने का काम कौन करता है? तो वो करता है कंपाइलर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपाइलर। सिम्युलेटर क्या होता है? सिम्युलेटर मतलब एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर बैठ के आपको ये लगता है कि बस मैं उसको ऑपरेट कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो गेम्स होते हैं उसमें हम गाड़ी चलाते हैं, है ना। आपने बड़ी बड़ी कार देखी होगी, वो कार के अंदर आपको बिठा देते हैं। बहुत सारे मॉल्स में ऐसे गेम होते हैं ना, तो कार के अंदर बैठ के आपके सामने एक डिस्प्ले होती है, उस डिस्प्ले के ऊपर आपको रोड दिख रही होती है, आसपास गाड़ियाँ चलती हुई दिखती है। आप उस कार को क्या करते हो? ड्राइव करते हो और थोड़े टाइम के लिए आप भूल जाते हो कि आप कहाँ पर बैठे हो। ये होता है सिम्युलेटर। मतलब एक छोटी, आपको उस रियल सिचुएशन तक पहुँचा देना कि आप वास्तव में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो। कमांडर क्या होता है? कुछ नहीं होता। कमांडर बस ठीक है, कमांड देने वाला कमांडर। इंटरप्रेटर कंपाइलर की ही यहाँ पे बात होगी, क्योंकि ये ही दोनों ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में। अब दोनों के काम करने का तरीका अलग है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को चेंज करता है मशीन भाषा में, और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ में चेंज करके कंप्यूटर को दे देता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्लॉटर एक्यूरेसी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिपीटेबिलिटी एंड डैश। कि प्लॉटर की जो एक्यूरेसी है, कि प्लॉटर कितना अच्छे से काम कर रहा है, उसे हम कैसे चेक करते हैं? और आपको ये कहाँ पे दिखेगा? तो ऑटोकैड का जो काम होता है, जो बड़े बड़े पुल का निर्माण करने वाले इंजीनियर होते हैं, इसमें कौन सा पिलर लगेगा, कितने पिलर लगेंगे, रोड को हम कैसे लेके जाएंगे, एक रोड के ऊपर दूसरी रोड को लेके जाना, उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, ये सब जो आर्किटेक्चर होता है जिसमें माइनर सा भी अगर फ़र्क आ जाए तो बहुत बड़ा दिक्कत हो सकती है। या बड़ी बड़ी आपने देखी होगी रेजिडेंशियल पूरे के पूरे वो बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसमें हर एक फ्लैट के अंदर आपको बालकनी दी जाती है, आपको बाहर देखने के लिए कुछ ना कुछ देते हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हम इन प्लॉटर्स का यूज़ करते हैं। बिल्डिंग का पूरा डिज़ाइन पहले तैयार करके प्रिंट आउट निकाला जाता है। और या फिर आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी एक मशीनें होती है, जैसे गाड़ी के ऊपर अगर कुछ लिखवाना हो, कोई फूल पत्ती वाला डिज़ाइन बना के रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप उस मशीन को कभी देखोगे उसमें एक पेन होता है, वो पेन क्या करता है, उस पेज को उस वाली कटिंग के अंदर काट देता है। वो मशीन होती है प्लॉटर। इसके अंदर एग्जैक्टली एक पेन की शेप में लगा होता है और वो बहुत ही आगे से तीखा होता है। तो जब वो इस तरीके से काट देगा तो वो दुकानदार उसको वहाँ से उतार के आपकी गाड़ी के ऊपर लगा देता है। प्लॉटर के बहुत सारे यूज़ हैं। बात होती है कि ये कितना अच्छे रेजोल्यूशन के साथ में प्रिंट करके आपको देगा। ठीक है, रेजोल्यूशन होता है और रिपीटेबिलिटी होती है इसकी, कि एक जगह पे वो कितना बारीकी से काम कर सकता है, कितना अच्छे से काम कर सकता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 95 और 98 और विंडोज़ NT, ये सब क्या कहलाते हैं? ये डोमेन नेम है, मॉडेम्स हैं, प्रोसेसर है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है?
तो ये है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, उसके वर्ज़न है 95 वर्ज़न विंडोज़ का, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 98 वर्ज़न, और एंटी नेटवर्क का जो वर्ज़न था नेटवर्क कंप्यूटर्स के लिए वो है विंडोज़ एनटी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, यूज़फुल लगे हैं, तो आप इन्हें लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।